बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आजकल बड़ी गहमा गहमी है पाकिस्तानी अदालतों में। आज की इस वीडियो में भी पहले पोर्शन में हम बात करेंगे पाकिस्तानी अदालतों में इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, ख़ासकर आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो केस था उसका फ़ैसला आया। एक तो पहले पोर्शन में ये बात करेंगे, फिर इमरान खान साहब ने आज अपनी ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, ये भी डिस्कस करेंगे। और दूसरे पोर्शन में वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है कि वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं और हिजबुल्लाह क्या करने जा रही है, और साथ ही साथ इसराइल फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब, इस वक्त जो अदालतें हैं, पाकिस्तानी अदालतों के अंदर बड़ी गहमा गहमी है। और कैसे ना हो कि जब एक अजीम तरीन लीडर, एक कौम का लाडला लीडर जेल के अंदर और उसके ऊपर 200 मुकदमात हों और वो फिर अदालतों में गहमा गहमी ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही हुआ जनाब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो कल उन्होंने समाअत की थी, फिर डायरेक्शन दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जाके सदर मुमलिकत से मुलाकात करें और फिर हतमी तौर पर तारीख जो है अनाउंस करें। कल आपको याद होगा कि जब मैंने वीडियो जो है रिकॉर्ड की थी, उस वक्त तक 11 फरवरी 2024 जो आम इलेक्शन या आम जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख फ़ाइनल हुई थी। लेकिन उसके बाद सदर मुमलिकत से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई तो उसमें 8 फरवरी पर इत्तफाक हुआ, और अब जो हतमी तारीख है इलेक्शन के लिए वो 8 फरवरी 2024 है। जनाबे वाला, आज जब केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात हुई है उसके मीटिंग मिनट्स कहाँ हैं। अटार्नी जनरल ने मीटिंग मिनट्स जब पेश किए तो उनके ऊपर सदर पाकिस्तान के साइन नहीं थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर पाकिस्तान के साइन दिखाएं मुझे, वो साइन कहाँ हैं, यानी कि वो चीज़ों को पक्का करना चाह रहे थे। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि जनाब, चीफ जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने इस मीटिंग जो मिनट्स हैं इनकी सपोर्ट में अपनी तरफ से एक ख़त इशू किया है, एक लेटर इशू किया है कि उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाएं, जो सदर हाउस है यहाँ से इतना दूर नहीं है, ईवान सदर जाएं और वहाँ से साइन करवा के लाएँ। केस में वक्फा किया गया और अटार्नी जनरल ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अदालत कह रही थी वो पूरे किए। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने हुक्मनामा जारी किया और सारी दरख्वास्तें जो इलेक्शन के हवाले से उनको निपटा दिया। इस हुक्मनामे के अंदर कुछ चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी गैर ज़रूरी बातें भी की हैं जो हमारी नज़र में गैर ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह, आपको याद होगा कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया था PTI की दौरे हुकूमत में, जो कि आई थिंक गलत था, नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उस रेफरेंस में और जो नवाज शरीफ साहब के केसेस थे तकरीबन मिलता जुलता केस था कि असासों का केस था, बेटों के नाम पे सासे कैसे हैं, फैमिली के नाम पे सासे कैसे। जब नवाज शरीफ से आप कुछ नहीं निकलवा सके, जब नवाज शरीफ ने आपको कोई रसीदें नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को भी इसमें रिलीफ मिलना चाहिए था या उनके ऊपर भी इस तरह का रेफरेंस नहीं भेजा जाना चाहिए था। लेकिन बाद में चीज़ें क्लियर हुई कि वो रेफरेंस भेजने वाले कोई और लोग थे और उन्होंने वह रेफरेंस भिजवाया था। बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब का एक वो मामला चला आ रहा है सदर पाकिस्तान के साथ भी और PTI के साथ भी। सो आज उस केस की जिस केस के अंदर वो रेलिवेंट ही नहीं थे, वो जो रिमार्क्स देने, वो अपने हुक्म के अंदर ये चीज़ें लिखवानी आई थिंक इरेलीवेंट थी। बहरहाल उन्होंने उसका जिक्र किया कि सदर पाकिस्तान ने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ी थी जब जो तरीके अदम एतमाद है इमरान खान साहब के खिलाफ पेश की गई थी। हालांकि ये गैर ज़रूरी चीज़ थी, इसको जो है इस पर यहाँ पे डिस्कस नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने किया और बहुत सारे हवाले दिए कि सदर पाकिस्तान ने ये भी किया, सदर पाकिस्तान ने ये कर दिया, सदर पाकिस्तान ने जो है वो तारीख नहीं दी इलेक्शन की। हालांकि इस तरह वो नहीं गए कि सदर पाकिस्तान ने जो KPK और पंजाब के अंदर तारीख दी थी इलेक्शन की उसके ऊपर बात नहीं हुई, चूँकि आइन तोड़ा गया था। आइन उससे पहले जो उमर अता बंदयाल साहब थे वो क्लेम करते थे कि आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो उस वक्त जब ये आइन तोड़ा गया था तो आइन ने जाकर धाड़े मार मार कर आइन उनके दरवाजे पर रोया था। आइन ने वहाँ पे जाकर सर पीटा था अपना कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे जो है बेतुकीर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। उस बात का चीफ जस्टिस जो है वो इस सारे हुक्मनामे के अंदर जो है वो
ज़िक्र करना भूल गए हैं कि जो सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी थी उसका क्या बना था और उसको कैसे उसकी बेतुकीरी की गई थी। उन्होंने उस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया और जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया था उनको सेफ एग्ज़िट दे गए और साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा गए कि मीडिया इस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। मीडिया में कुछ चीज़ों पर पाबंदी ज़रूरी थी, जो इलेक्शन के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता था, जिसमें मीडिया के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि सलीम साफ़ी साहब हो गए, कामरान शाहिद साहब हो गए, नदीम मलिक साहब हो गए, ये बेसिकली मीडिया के चीफ जस्टिस आप इनको कहें, ये जजेस गए। तो ये बैठकर जो जिस तरह की अपनी बेतुकी किस्म की आवाम के अंदर एक अजीब व गरीब एक मुनाफरत फैलाते हैं, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब हुक्मनामे में ये लिखना कि मीडिया के ऊपर कोई बात हुई तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, उसके ऊपर एक्शन होगा, ये काबिल अब सताइश बात है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो उनको जो है उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा एक इकदाम उठाया कि उन्होंने मीडिया को लगाम दी और मीडिया को कहा कि आप इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये हतमी तारीख है और इसके ऊपर अगर आप कोई आएँ बाएँ शाएँ करेंगे तो अदालत इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन करेगी और इसके ऊपर जो है इसको इस तारीख को इम्प्लीमेंट भी करवाएगी। खुशाइंद बात है जी, इलेक्शन की तारीख आ गई और अब जो है गहमा गहमी होगी, इलेक्शन की कंपेन शुरू होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह खुलकर कंपेन करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है। जनाब वाला दूसरी तरफ जो है वो कुछ जो ज़राए हैं इस बात का दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख आई क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इलेक्शन की तारीख फाइनल हुई है। जनाब इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि IMF का एक जायज़ा वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और उन्होंने अगली किस्त पाकिस्तान को जारी करनी है, लेकिन मशरूत की गई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होना है, इलेक्शन के हवाले से हमें हतमी तारीख दी जाए। तो ये भी एक वजह है कि इलेक्शन की तारीख जो है दी गई है, लेकिन आइन के खिलाफ वर्जी के हवाले से इस पर बात नहीं की गई। ये बड़ी थोड़ी सी मतलब एक अजीब चीज़ है। जनाब दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपने 2 दिन पहले खबर सुनी कि उनको तकलीफ़ हुई थी, उन्हें कोई बीमारी जो है वो ज़ाहिर दिल का कोई मसला था, उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। लेकिन उसके पीछे भी एक और कहानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है बामानी मुज़ाकरात जो उनको कामयाब करने के लिए बड़े लेवल पर रब्ता किया गया ताकतवरों की तरफ से और मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और मुज़ाकरात थ्रू शाह महमूद कुरैशी साहब के किए जा रहे हैं कि ताकि इसमें से कुछ निकले। एक चीज़ याद रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई संजीदा और इंतहाई मुदब्बर किस्म के इंसान हैं और उनके साथ मुज़ाकरात होने का मतलब ये है कि शायद कुछ ना कुछ दरवाजे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुलते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहसीत पार्टी बात है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कल कहा कि बल्ले का निशान मौजूद होगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। लेकिन जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, उनके हवाले से अभी तक ये हतमी नहीं है कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जनाब आज इमरान खान साहब ने साइफर केस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और प्ली जो ली है उन्होंने कहा है कि जो ये जो जज अबू अल हसनात हैं इनकी जो तकर्री थी वो आइन से मुतसादम थी। आइन के अंदर जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया, जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो इनकी जो तकर्री है उसको कलअदम करार दिया जाए, पहली इस्तदा। दूसरी ये थी कि चूँकि इमरान खान साहब जो है उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे जब ये सारा मामला हुआ, तो उनको इख्तियार हासिल था कि वो सारी चीज़ें अपनी आवाम के सामने रख सकते थे। तीसरा जनाबे वाला इमरान खान साहब ने प्ली ये ली है कि चूँकि उनको काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और ट्रायल के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आइन से मुतसादम है, वो जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो तरीक़ाकार है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया और आइन से बाहर जाकर कानून से बाहर निकल कर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो मेरी ज़मानत जो वकला ने जो पटिशन वहाँ पे भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, पटिशन जो दाखिल की है उसमें ये प्ली ली गई है कि मेरी ज़मानत लेना मेरा हक़ है और बनती है। इन सारी जो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं, अब देखते ही हैं कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस रेफरेंस को अभी भी जो है वो मुतकद्दम रखेंगे या फिर आइन और कानून के तहत फैसला देंगे। एक चीज़ याद रखिए कि बेंच 2 दफ़ा टूट चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि जजेस को भी पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आइन के तहत फ़ैसले नहीं दिए जा सकते, आइन के तहत उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए जजेस उन बेंचेस में बैठना पसंद नहीं करते। जनाब ये चूँकि पाकिस्तान की कानून की आला तरीन अदालत है, यहाँ पे जो है इम्तहान है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का भी और पूरी जुडिशरी का, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं उनका भी, कि वो क्या आइन और कानून के तहत फ़ैसला देते हैं या नहीं देते। जनाब इसके अंदर बेंच के अंदर जजेस कौन से बैठते हैं, ये बड़ा जो है इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि क्या फ़ैसला आ सकता है। अगर तारिक साहब जैसे सरदार तारिक
साहब जैसे जजेस अगर बैठ जाते हैं तो फिर फैसला क्या आएगा कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन चूंकि इतनी झोल है इस केस के अंदर, इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आउट ऑफ द वे जाकर जो है जज को तैनात किया गया, और जिस तरीके से ये केस चलाया गया, क्योंकि 17 माह के बाद ये केस बना, कानून बाद में बना, ये जुर्म पहले हो चुका था। अगर हम इसको जुर्म कहें तो ये जुर्म जो इल्ज़ाम खान साहब पे लगाया जाता है वो पहले हो चुका था। 17 माह के बाद जो है कानून बनता है और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर बनता है, और उसकी बुनियाद पर फिर आगे साइफर का केस चलता है। तो अगर इसको आइन और कानून के तरीके से, आइन और कानून की नज़र से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको देखा तो ये केस भी उड़ जाएगा और खान साहब को इसमें ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे या उनको इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए आने दिया जाएगा, ये अभी तक कहना कबल अज़ वक्त है। उसकी वजह यह है कि 200 केसेज हैं, किसी भी केस में उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे, और ताकतवर, जो सीधी सिंपल बात है, ताकतवर अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़मानत देनी पड़ेगी कि किसी और केस में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाए। तभी ये इंसाफ का जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका हम बार बार जिक्र सुनते हैं PMLN वालों से, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नज़र आएगी। जनाब अब वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब अब हम बढ़ते हैं। इसराइल इस वक्त क्या कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले जो 7 अक्टूबर से जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, जिस तरह 79 फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल की ताकतवर तरीन फ़ौज, जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, जो जिसके बाद दुनिया का बेहतरीन असला है, जिसके बाद दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, 79 फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह चढ़ दौड़ी है, जिस तरह उन पर जुल्म सितम हो रहा है, जो पनागज़ीन कैंप हैं जिस तरह उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में शफाकियत की आला तरीन मिसाल है। जनाब इस वक्त जो इसराइल ताबड़तोड़ हमले, देखें इसराइल को जो कामयाबी हो रही है, कामयाबी हम इसको नहीं कहेंगे, शफाकियत इसको कहेंगे, कि इसराइल जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है जिस मामले में, वो है उसकी फ़िज़ाई क़ुव्वत। क्योंकि फ़लस्तीनी निहत्ते हैं, उनके पास कोई त्यारा शिकन तोपें नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसराइल जिस वजह से अपर हैंड है उसका, कि वो है उसकी फ़िज़ाई क़ुव्वत को बमबारी करते हैं, जाके पनागज़ीन कैंपों में बमबारी करते हैं, राहदारियों पे बमबारी करते हैं, हॉस्पिटल्स पे बमबारी करते हैं। उन्होंने एक मुआसरा किया हुआ है गज़ा का, तो उसमें वो अभी तक कामयाब है, और तकरीबन 9,500 फ़लस्तीनी जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं इस वक्त तक, और 1500 से 2000 के दरमियान जो यहूदी या जो शोनी है, जो इसराइली हैं, वो हलाक हुए इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। जनाब इस वक्त हो क्या रहा है, हमास इस वक्त इस दफ़ा खासकर, चूँकि गज़ा के ऊपर इसराइल तो पहले भी कार्रवाइयाँ करता रहा है और काफ़ी अरसे से करता है, लेकिन इस दफ़ा हमास ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है कि इसराइल को जो उन्होंने काफ़ी जो उनकी नाक में दम करके रखा है। एक तो एक वीडियो आजकल बड़ी जो है वायरल है कि एक फ़लस्तीनी नौजवान जो है वो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है, वहाँ से निकलता है, टैंक्स आ रहे हैं, इसराइल के टैंक्स वहाँ से गुजर रहे हैं, और वो एकदम झाड़ियों के पीछे से निकलता है, और वो मिज़ाइल, एक छोटा सा बम है जो टैंक को तबाह करने की सलाहियत रखता है, वो जाके हाथ से जाके टैंक के ऊपर वो उसको लगाता है बम को, और वापस पीछे आ जाता है रिमोट से, उसको जब ब्लास्ट करता है तो टैंक पूरा तबाह हो जाता है। मतलब ये ऐसी एक अजीबो गरीब किस्म की कुव्वत है फ़लस्तीनियों के अंदर। इस दफ़ा एक उनके अंदर ऐसा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है जिससे न सिर्फ अमेरिका हैरान है बल्कि इसराइल ख़ुद परेशान है। और इसराइल के अंदर जनाबे वाला अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि आपको याद होगा मैंने हिस्ट्री के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा जो पहले वीडियोस भी बनाई, आल तो वो चैनल जो है वो बाद में ब्लॉक कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसराइल बनने से पहले एक पूरी तारीख है कि किस तरह यहूदियों को पूरी दुनिया से लाकर आबाद किया गया। कोई अमेरिका से आया, कोई इटली से आया, कोई जापान से आया, कोई कहाँ से, जहाँ जहाँ दुनिया में यहूदी आबाद थे उनको ला के बसाया गया इसराइल के अंदर कि आप आएँ, यहाँ पे आप आकर रहें, ये आपकी मुक़द्दस सरज़मीन है, यही आपकी जो है वो आपके लिए कल निजात दहिंदा का किरदार भी जो है यहीं से अदा होगा, और निजात दहिंदा आपका यहीं पे तशरीफ़ लाएगा। सो अब हुआ ये है कि जब इसराइल ने हमला किया गज़ा के ऊपर, जो बर्बरियत इस वक्त हो रही है, बहुत सारे इसराइली ख़ानदान जो हैं वो इसराइल छोड़कर जा रहे हैं, अमेरिकन जो हैं अमेरिका वापस जा रहे हैं, जो बाकी अपने अपने मुल्कों से आए थे वो वापस जाना शुरू हो गए हैं। उनको गिला ये है कि फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती हो रही है, फ़लस्तीन की ज़मीन पर पहले आपने कब्ज़ा किया और अब आप उनके साथ निहत्ते लोगों के ऊपर जो बमबारी कर रहे हैं, ये ज़्यादती हो रही है। ये इसराइल के अंदर के मामलात हैं, इसराइल में इस वक्त चल कर रहा है। जनाब ये तो हो गया हमास के, हमास कैसे उनको टक्कर दे रहा है। दूसरी तरफ जो लेबनान की एक मलेशिया है, हसन नसरुल्लाह की क़यादत में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल को टफ टाइम दे रही है, इस वक्त टफ टाइम दे रही है हिजबुल्लाह ने शमाली इसराइल में, जहाँ पे इसराइल की एटमी तनसीबात भी हैं, वहाँ पे हमले किए हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पे हमले किए हैं और इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। उनकी कोशिश ये है कि इसराइल का जो एटमी निज़ाम है इसको नकारा कर दिया जाए। आल्दो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्ट कि एक हिजबुल्लाह ज़ाहिर है एक मलेशिया है, उसके पास इतनी कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें तो नहीं होगी, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इजरायली एटॉमिक सिस्टम और जो भी न्यूक्लियर उनका सिस्टम है उसको तबाह करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो उसके ऊपर उनके भरपूर हमले जारी हैं। कल हसन नसरुल्लाह जो हैं बड़ा अहम खिताब करने जा रहे हैं, उसके अंदर मुमकिन है कि फुल फ्लैज हमले की जो है वो कॉल दे दें या हमला करने का जो है वो ऐलान कर दें इसराइल के ऊपर। ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। जनाब दूसरी तरफ जो यमन है, यमन तो आपको पता है 3 दिन पहले यमनी फ़ौज के सरबराह ने ऐलान किया था कि हम इसराइल के ऊपर हमला करेंगे और उन्होंने वहाँ से मिसाइल भी दागे थे। लेकिन इस वक्त एक और ख़बर ये भी चल रही है कि यमन ने जो मिसाइल फायर किए, ज़ाहिर है यमन काफ़ी दूर है, यमन जो मिसाइल फायर किए वो उर्दन ने रास्ते में उनको गिरा दिया है। अब उर्दन की तारीख ये है कि उर्दन के अमरीका के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और उर्दन जो है वो इसराइल को बैक करता है। फ़लस्तीन के मामले पे उर्दन का किरदार, जो उर्दन के जो बादशाह का किरदार है, बड़ा शर्मनाक है और उर्दन ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा किया है तो ये मुसलमानों के अंदर गद्दाफ़ छुपे हैं, इसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है। अगर गद्दारी मुसलमानों के अपने ही लोगों ने करनी है तो फिर फ़लस्तीनियों को जो है वो आप मदद देने के बजाय अगर इस तरह के काम करेंगे तो बड़ा अजीब सी एक चीज़